नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCT एकेडमी पर। आज से हम आप सभी के लिए CDP प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज हमारा डे 1 है और हम प्रतिदिन एक सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर देंगे उस क्वेश्चन का उत्तर खुद से भी देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज इसलिए चालू की गई है कि अभी आने वाले कुछ महीनों में DSSB की परीक्षा होने वाली है। रीट आपको पता होगा, रीट की एग्जामिनेशन भी होने वाली थी लेकिन वो कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया। उसकी भी तिथि जल्द आएगी। इसके बाद आपको यूपी टेट जो वैकेंसी आने वाली थी, अभी उस वैकेंसी को कोरोना की वजह से रोक लगा दिया गया था, लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होगी आपको यूपी टेट की भी वैकेंसी आ जाएगी। आने वाले कुछ महीनों में केंद्रीय विद्यालय की भी परीक्षा होगी, सीटेट की भी परीक्षा होगी या अदर स्टेट टेट्स यानी पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट के जो टेट्स एग्ज़ाम होते हैं उस सभी एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा, यानी जो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सभी में आपको समान रूप से उपयोगी है। अगर हम DSSB की बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि जो अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी काफ़ी अच्छे से किए हुए हैं, अगर सीटेट की तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से अगर आपने कर रखी है तो आपको लगभग DSSB का जो सेक्शन बी है, पार्ट बी जो है, उसमें आप 60 से 70 नंबर आसानी से गेन कर लेंगे, यानी आप 60 से 70 नंबर की तैयारी कर चुके हैं अगर सीटेट की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से आपने कर रखी है तो। सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ मैं, पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 60 से 70 प्रश्न आसानी से कवर हो जाएंगे सिर्फ सीटेट पढ़ने से DSSB की। चलिए हम आज शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। डे 1 का जो क्वेश्चन है उस पर हम शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं पहला कौन सा प्रश्न है और आप सभी भी उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। यानी आपको बोल रहा है RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों को सप्ताह में कितने घंटे कार्य करना है। ओवरऑल यही है। ऑप्शन ए कह रहा है 30 घंटे, ऑप्शन बी कह रहा है 45 घंटे, ऑप्शन सी कह रहा है आपको 42 घंटे और ऑप्शन डी कह रहा है आपको 50 घंटे। आपको उत्तर देना है कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में से कौन सा आंसर सही है। 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप आंसर कीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। बताइएगा आप सभी, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। इसका सही आंसर है 45 घंटे, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है 45 घंटे। अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि RTE एक्ट 2009 में क्या क्या कहा गया है। चलते हैं अगले स्लाइड्स पर और देखते हैं कि इस एक्ट में क्या कहा गया है। सबसे पहले आप अगर यहाँ देखेंगे तो यह जो RTE एक्ट था ये 2009 में आया था, लेकिन इसको लागू इंडिया में किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को यह एक्ट इंडिया में लागू हुआ था। जिस समय यह एक्ट लागू हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर ये सारे राज्य में लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। मतलब जो बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के हैं उसकी शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का उसका कोई फ़ी नहीं ले, चाहे वो एडमिशन फ़ी हो या परीक्षा शुल्क हो या री एडमिशन चार्ज हो, किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगना है और साथ ही साथ उसकी जो शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को। लेकिन यहाँ पर एक और प्रावधान किया गया था कि जो बच्चे दिव्यांग हैं, जो बच्चे दिव्यांग हैं उसमें जो है आपको 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे को कौन सी शिक्षा
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा गया है कि दिव्यांग बच्चे को आरटी एक्ट 2009 के अनुसार मतलब कब से कब तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है। तो इसमें आपको एज याद रखना है 6 से 18 वर्ष। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। आगे आपका जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स नंबर 3, इसमें दिया गया शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे आरटी एक्ट 2009 में निर्धारित किया गया कितना होना चाहिए, 45 घंटे होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। अगर वार्षिक शिक्षण घंटों की बात करें तो यानी वर्ष में एक शिक्षक को कितने घंटे कार्य करना है, कितने घंटे बच्चे को पढ़ाना है, मतलब बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ उसके पढ़ाने के लिए जो योजना तैयार करनी है वो भी इसी घंटे में शामिल है। तो 1 से अगर 5 कक्षा की बात करें तो 1 से 5 कक्षा में आपको 200 घंटे चाहिए, और 6 से 8 की बात करें तो यहाँ पर आपको 1000 घंटे चाहिए वार्षिक शिक्षण घंटों की संख्या में। यानी एक वर्ष में 1 से 5 का अगर वर्ग है प्राथमिक कक्षा का, उसमें 200 घंटे शिक्षकों को कार्य करना अनिवार्य है, और 6 से 8 की बात करें तो इसमें आपको 1000 घंटे कार्य करना अनिवार्य है। अगर कार्य दिवस की बात करें तो यानी कार्य दिवस वार्षिक की बात है, ये जो कार्य दिवस देख रहे हैं वार्षिक की बात है। एक साल में 200 कार्य दिवस स्कूल चलना चाहिए, मतलब आपको कक्षा 1 से 5 में जो है 200 कार्य दिवस स्कूल चलना चाहिए, और 6 से 8 की बात करें तो इसमें 220 कार्य दिवस चलना चाहिए। अगर हम आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक छात्र का अनुपात देखें तो 1 से 5 में जो शिक्षक छात्र का अनुपात है 1:30। कहने का तात्पर्य हुआ कि कक्षा 1 से 5 जो प्राथमिक कक्षा है उसमें 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जो कि आपको पता ही है कि फ़िलहाल वैसा नहीं है, लेकिन जो एक्ट कह रहा है उसके अनुसार हमें जानना है। और अगर हम 6 से 8 की बात करें तो इसमें हमारा एक शिक्षक 35 छात्रों पर होना चाहिए, यानी 35 छात्रों के लिए एक शिक्षक अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए। अब आरटी एक्ट देख लिए, थोड़ा सा झलक देख लिए। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर और चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, वही है आरटीई का फुल फॉर्म ही होता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को हिंदी में हम बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। 2009 में लागू नहीं होता, देखिए यहाँ पर लागू नहीं होता। एग्जाम में आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है, जहाँ आपको लिखा है नहीं होता है आप पहले उसको अच्छे से अंडरलाइन कर दीजिए या घेर दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि नहीं वाला ही हमको इसमें से आंसर खोजना है। अभी देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है, तो पहला आपका दिया है निःशक्त बच्चे, ये तो लागू है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि आप निःशक्त बच्चों को भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दीजिए। 6 से 14 वर्ग तक के बच्चे, बिल्कुल सही है। हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो कह रहा है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी है। अगर हम तीसरा देख रहे हैं बाद में, चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथे ऑप्शन में है बच्चों की नियमित उपस्थिति। यह भी हमारा आरटी एक्ट में बताया गया है कि बच्चों को नियमित उपस्थिति कक्षा में होनी ही चाहिए। तो लागू क्या नहीं होता है, 3 नंबर। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर, तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 3, यानी 14 से 18 आयु के बच्चे को इसमें लागू नहीं किया गया 2009, यानी आरटी एक्ट 2009 में ये बात नहीं बताई गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर 3। आते हैं अब अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपकी कक्षा का बच्चा, ठीक है, आपकी कक्षा में एक बच्चा है जो सी को डी और डी को सी लिखता है, क्या करता है, लिखता है। एक आपके कक्षा का बच्चा है जो सी को डी और डी को सी लिखता है, तो वह कौन सी अधिगम अक्षमता से पीड़ित है, यानी उसमें अधिगम अक्षमता कौन सी है। अधिगम अक्षमता उस क्षमता को कहते हैं जिसमें बच्चे को लिखने पढ़ने, है ना, चलने या कुछ काम करने में समस्या होती है। अधिगम के मामले में उसी को हम लोग अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी क्या कर रहा है, लिख रहा है,
तो वो कौन सी अधिगम अक्षमता से पीड़ित है? आंसर आप लोग बताइएगा ज़रा। ऑप्शन ए कह रहा है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी कह रहा है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी कह रहा है यानी ऑप्शन थर्ड कह रहा है आपका डिसकैलकुलिया, और ऑप्शन 4 कह रहा है आपका टाइफाइड। आप लोग बताइए ज़रा इसका आंसर क्या हो सकता है। यदि आपकी कक्षा का एक बच्चा है जो सी को डी और डी को सी लिखता है तो वो कौन से अधिगम अक्षमता से पीड़ित होगा? तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ इसका सही आंसर, आप लोग ने जो भी आंसर किया आप ज़रा आंसर सुन लीजिए। इसका सही आंसर आपका है डिसग्राफिया, यानी आंसर नंबर 1 कौन सा है? डिसग्राफिया, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हम चर्चा कर देते हैं इस प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर हम पहले डिसग्राफिया कहते क्या है, कहते किसको है? डिसग्राफिया कहने का मतलब है कि जिस बच्चे को लिखने में कठिनाई होती हो, लिखने में समस्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। याद रखिएगा, लेखन संबंधित अगर बच्चे में विकार है तो वो कौन से अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आएगा? डिसग्राफिया के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को क्या है? डिसग्राफिया है। आप अक्सर देखते होइएगा, आप जब छोटे बच्चे को पढ़ाते होइएगा तो छोटे बच्चे अक्सर पी जब लिखना हो ना, पी, तो वो बच्चा अक्सर पी को क्यू की तरह लिख देता है, लिखता होगा। ठीक है, अगर बच्चे को बी लिखना है ना तो वो बच्चे बी कभी कभी ऐसे लिख देता है ना। तो इसका मतलब जो बच्चे उल्टे की तरह लिखते हैं या उसको लिखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उसको कौन से अधिगम अक्षमता होगा? डिसग्राफिया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा, टाइफाइड जो आपको है ना, ये एक आपको बीमारी का नाम है, डिजीज है, इसलिए इसके बारे में यहाँ पर आपको नहीं देखना है। ये टाइफाइड किसी भी तरह की अधिगम अक्षमता नहीं होती है। आगे हम कुछ अधिगम अक्षमता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं अगले स्लाइड्स पर और देखते हैं कुछ अधिगम अक्षमता के बारे में। देखिए यहाँ पर पहला अधिगम अक्षमता है डिस्ग्राफिया। यहाँ पर लिखा है डिस्ग्राफिया में बच्चे को लेखन संबंधित विकार होता है। और यहाँ है दूसरा डिसलेक्सिया, इसमें बच्चे को पढ़ने संबंधी समस्या होता है। डिसलेक्सिया के बच्चे को पढ़ने संबंधी समस्या होता है। अब अगर वही क्वेश्चन हम आते हैं पुनः एक बार बैक क्वेश्चन पर, फिर इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बैक क्वेश्चन पर आते हैं और फिर हम एक बार चर्चा करते हैं इसके बारे में। बैक क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि यदि आप किसी कक्षा का बच्चा, आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी क्या कर रहा है? लिख रहा है। ठीक है, अगर यहीं पर लिखा रहता है ना कि वो बच्चा लिख नहीं रहा है, ठीक है, वह बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है, अगर इस वर्ड को हटा दिया जाता, आपको यहाँ से इस वर्ड को हटा दिया जाता और सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताया रहता कि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़ रहा है, तो कौन से अधिगम अक्षमता से पीड़ित है? जो ही वो बच्चा पढ़ने वाला होगा तो डिसलेक्सिया होगा। क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। समझ गए ना बात? तो यहाँ पर वही चीज़ है कि डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने संबंधित क्या होती है? समस्या होती है, बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। वो बच्चा क्या करेगा, जब आप लिखे हैं ना काउ, तो उस बच्चे ने उसको पढ़ देगा वाओ। ठीक है, अगर आपने लिखा है क्लियर तो बच्चा पढ़ देगा निक्लियर। तो पढ़ने संबंधी जो समस्या हो रही है उसको हम डिसलेक्सिया के अंदर रखते हैं। आपको याद होगा एक मूवी देखे होंगे तारे ज़मीं पर, उसमें जो एक बच्चा था, ठीक है, उस बच्चे को पढ़ने संबंधी समस्या था। वो बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं पाता था, हमेशा उसके दिमाग में जो लेटर था ना वो उल्टा पुल्टा चलते रहता था और वो गलत तरीके से पढ़ देता था। ठीक है, तो वहाँ पर उस बच्चे को यही समस्या थी। कौन सी समस्या थी? डिसलेक्सिया की समस्या थी। अब आगे आते हैं डिसकैलकुलिया पर। तो डिसकैलकुलिया जो हमारा है वो है आपको गणितीय संक्रिया संबंधी विकार। इस बच्चे को गणित में जो संक्रिया होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग, जो हम संक्रिया कहते हैं, उसमें बच्चे को समस्या आती है। जैसे अगर बच्चे को हमने सवाल दिया 2 + 2 जोड़ के दिखाओ, तो बच्चा ने 2 भागा 2 करके दिखा दिया, यानी ये जो संक्रिया है वो बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। तो गणित में जो भी संक्रिया संबंधित विकार होती है उसको हम डिसलेक्सिया के अंतर्गत क्या करते हैं? रखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा एक छोटा सा बच्चा है, देखिए इसके दिमाग में किस तरह से वर्ड उल्टे पुल्टे चल रहे होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बच्चा क्या करता है, जब नंबर 1 है तो इसको कोई बच्चा इस तरह से लिख देता है, कोई बच्चा ऐसे लिख देता है, कोई बच्चा ऐसे लिख देता है ना। आप अक्सर देखे होंगे जो बच्चा 9 को है तो वो कभी इस तरह का 9 लिख देगा, कभी 6 की तरह 9 लिख देगा, कभी इस तरह का 9 लिख देगा, बच्चा अक्सर लिखता है। तो जो हमारे लिखने संबंधी, पढ़ने संबंधी और गणितीय संक्रिया संबंधी जो विकार है, इस सब का अलग अलग नाम दिया गया। अगर लेखन संबंधी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया, अगर पढ़ने संबंधी विकार की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसलेक्सिया,
अगर गणितीय संक्रिया संबंधी विकार की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। अभी के समय में निःशक्त बच्चे समझते हैं ना क्या होते हैं, तो इस बच्चों के लिए फ़िलहाल क्या कहा गया है अभी, एट ए टाइम प्रेजेंट में। पहला है समावेशी शिक्षा, दूसरा है विशेष शिक्षा, तीसरा है संकेत शिक्षा और चौथा है कोई नहीं। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया गया। जो बच्चे निःशक्त है उसको किस प्रकार की हमें बच्चे को शिक्षा देनी है। पहला समावेशी शिक्षा है, दूसरा विशेष शिक्षा है, तीसरा संकेत शिक्षा है और चौथा कोई नहीं है। ज़रा आप लोग आंसर कीजिएगा, 5 सेकंड का टाइम है, फिर हम बता रहे हैं। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर। चलिए, यहाँ पर जो लिखा है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया गया, अब हम चर्चा कर रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर 1। निःशक्त बच्चों के लिए जो कहा गया है वो कहा गया है समावेशी शिक्षा। अब समझते हैं पहले कि समावेशी शिक्षा क्या है, विशेष शिक्षा क्या है और संकेत शिक्षा क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। समावेशी शिक्षा कहने का मतलब होता है कि एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के बाद जो शिक्षा दी जाती है उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। फिर से सुनिएगा, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के बाद जो शिक्षा दी जाती है उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपके स्कूल में एक ब्लाइंड बच्चा आता है जिसको सही से नहीं दिख पा रहा, आँख से नहीं देख सकता है, वो बच्चा आता है और आपको बोलता है सर हम आपके स्कूल में दाखिला करवाना चाहते हैं। तो आपको उस बच्चे को अपने स्कूल में दाखिला करना होगा, क्योंकि हमारा जो वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है वो शिक्षा हमेशा हमारा यही कहता है कि हमें बच्चे को समावेशी शिक्षा देनी है। मतलब आप एक ही छत के नीचे यानी आपके क्लासरूम में सभी प्रकार के बच्चे को रखना है और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उसे शिक्षा देना है। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में एक बच्चा कम दिखाई दे रहा, ठीक है, एक बच्चे को कम दिखाई दे रहा, आँख से वो बच्चा कम दिख रहा है। एक बच्चा है जिसको कम सुनाई दे रहा, यानी वो बच्चा कान से कम सुन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्लास में और सामान्य बच्चे भी हैं। अगर आपके क्लास में ये 2 तरह का बच्चा है, यानी एक बच्चा कम दिखाई दे रहा, एक बच्चा कम सुनाई दे रहा, तो आप उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेंगे। जो बच्चे को कम दिखाई दे रहा है उसको आगे वाले बेंच पर बिठाइए, है ना। जो बच्चे को कम सुनाई दे रहा है उसको आगे वाले बेंच पर बिठाइए। और शिक्षक का कर्तव्य बनता है वो बोलने के साथ साथ ज़्यादा हाव भाव भी दिखाए, अपने हाथों को हाव भाव की तरह प्रकट भी करे, ताकि बच्चा जो इसको कम सुनाई दे रहा है वो बच्चा उनके हाव भाव को देखकर समझ सके कि सर आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसी तरह से हम बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे और हमें उसको शिक्षा देंगे, तो हमारा क्या हो गया, समावेशी शिक्षा। ठीक है, आते हैं अब अगले प्रश्न पर। देखिए, विशेष शिक्षा होती है, जैसे प्रतिभाशाली छात्रों को विशेष शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। मतलब प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं वो आपको नॉर्मल क्लास में क्या होगा कि अगर आप उसको सवाल देते हैं, कोई भी क्वेश्चन देते हैं ना, वो बच्चा जल्दी से बना कर बैठ जाएगा। तो उसको क्या होता है, दिक्कत होता है, क्योंकि वो जल्दी से बना गया, बैठ गया और इधर उधर कुछ करने लगता है। इसलिए उस बच्चे को कुछ विशेष शिक्षा दिया जाता है, ताकि उसको कुछ कठिन वर्क होता है, ताकि उस बच्चे को सोचने पर मजबूर हो, काम में इन्वॉल्व रहे, है ना, ये सब होता है। और संकेत शिक्षा होता है कि जो बिल्कुल सुन नहीं पाते हैं, तो उसके लिए इस शिक्षा का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। जो बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हैं तो उनको हम संकेत के माध्यम से बताते हैं, संकेत के माध्यम से उसे हम डिनोट करते हैं, जिससे वो बच्चा हमारी बातों को समझ पाता है। आप अक्सर देखते होइएगा, जब आप दूरदर्शन चैनल देखते होइएगा ना, जो हमारा गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल है दूरदर्शन, उस पर जब कभी भी मोदी जी आएंगे अगर स्पीच देने के लिए, तो आप बगल में एक देखते होइएगा, एक संकेत से, सिंबल से, संकेत शिक्षा के द्वारा बताते रहता है कि आखिर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो यही है संकेत शिक्षा, आपको संकेत के माध्यम से बताता है। जो लोग सुन नहीं पाते हैं बिल्कुल, तो उनको उससे समझ में आ जाता है कि वो क्या कह रहे हैं।
आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षण सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक कह रहा है बच्चे को अंक गणित का ज्ञान देना, दो कह रहा है बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, तीन कह रहा है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, चार कह रहा है बच्चों में संवेगात्मक विकास करना। जरा आप लोग इसका आंसर दीजिए, उसके बाद फिर हम आपको इसका सही आंसर बताते हैं। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा, जरा आंसर कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। गणित शिक्षण का मुख्य, जो गणित हम सीखते हैं, गणित जो टीचिंग करते हैं, गणित जो पढ़ते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, पहला दिया है कि बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है एनसीएफ 2005 का। दूसरा हमारा है कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। हाँ, हो सकता है आंसर, बच्चों को गणित के प्रति रुचि पैदा करना हो सकता, हम इसको एक आंसर के रूप में मान लेंगे, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी पहले देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको मिल गया तो आंसर टिक कर दिए। ठीक है, सभी ऑप्शन को बारीकी से पढ़ना है और उसके बाद आपको सोचना है कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन है, फिर आंसर टिक करना है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, यही इसका सही आंसर है। आंसर 3 जो है इसका सही आंसर है कि बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। गणितीय जो है एक अमूर्त विषय है। अमूर्त विषय कहने का मतलब है कि हम उस विषय को बच्चों को दिखाकर नहीं पढ़ा सकते हैं, मतलब बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ है जिसको सपोज करके बच्चे उस चीज़ को समझेंगे, लेकिन हमें कोशिश करना है कि बच्चों को गणित सिखाने का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो तार्किक चिंतन, ताकि बच्चे अपना लॉजिकल थिंकिंग कर पाए, बच्चे किसी चीज़ के बारे में सोच पाए कि आखिर क्या। जैसे अगर आप उसको कह रहे हैं कि रमेश को 5% का लाभ हो रहा है, तो क्या आप उसको लाभ दिखाइएगा, लाभ क्या होता है? बिल्कुल नहीं दिखा सकते, ये एक अमूर्त चीज़ है। लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं इसको मूर्त बनाने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए छोटे से बच्चे आपके क्लास में हैं, उसको आप दे रहे हैं कि बाबू 2+2 बोर्ड पर लिख दिए, आगे बॉक्स बना दिए और बोल रहे हैं कि बताओ क्या होगा, शायद वो बच्चे सोचने लगेगा। लेकिन ये क्योंकि एक अमूर्त विषय है, अगर आप इस बच्चे को कह रहे हैं कि आपके पापा आपको 2 टॉफ़ी दिए, ठीक है, और आपकी मम्मी आपको 2 टॉफ़ी दी, तो बताइए आपके पास कितने टॉफ़ी हुए? तो बच्चा तुरंत बोल देगा कि सर या मैम मेरे पास 4 टॉफ़ी हुए। असल में बच्चा तो सीख रहा है गणित ही, लेकिन हम उसको कैसे सिखा रहे हैं? मूर्त के रूप में, व्यवहारिक जीवन में जो रियल लाइफ में यूज होता है उस चीज़ को समझाकर, उस चीज़ों को बताकर हम बच्चे को गणित को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बच्चे में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यताओं का क्या करते हैं? विकास करते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों में संवेगात्मक विकास, बिल्कुल नहीं, संवेगात्मक विकास होता है संवेग, जैसे आपको क्रोध आना, किसी पर दया आना, गुस्सा आना, है ना, खुशी होना, ये सारा डर होना, ये सब कुछ संवेग है। और ये चीज़ हमारा गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो गणित शिक्षण का जो सही उद्देश्य है वह हमारा है तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पर एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन है आपका नेशनल करिकुलम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तीसरा है आपका ऑप्शन कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और चौथा है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, आप लोग ज़रा इसका आंसर कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं और फिर हम आपको बता रहे हैं डिटेल्स में कि एनसीटीई क्या है, ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है। तो आप लोग ज़रा जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है।
एनसीटी का पूरा नाम, जो इसका सही आंसर है वह है आपको ऑप्शन 4। क्या है? ऑप्शन 4, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर एनसीटी है क्या। तो अगले स्लाइड्स में समझते हैं कि एनसीटी है क्या। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को देखना आखिर ये है क्या, इसके बारे में हम अगले स्लाइड्स में समझ रहे हैं। आते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि आखिर एनसीटी क्या है। देखते हैं एनसीटी के बारे में। देखिए यहाँ पर एनसीटी जो है हमारे इंडिया में 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। सॉरी, ये नहीं है हिंदी, आगे आगे देखते हैं हम। यहाँ पर एनसीईटी का जो हमारा फुल फॉर्म है उसको हम कहते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो हमारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी का हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। नाम से क्लियर है, अध्यापक है, इसका मतलब अध्यापक के लिए शिक्षण गतिविधि से संबंधित ही इसकी स्थापना हुई होगी। तो यहाँ पर इसका जो मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित एवं समन्वित विकास करना है। ठीक है, तथा शिक्षा से संबंधित मामलों हेतु अध्यापक शिक्षा प्रणाली के मानकों एवं मानदंडों का विनियम करना है। यानी जो भी शिक्षा से संबंधित जितनी भी गतिविधि है उस सारी गतिविधि का देखरेख करना मुख्य रूप से हमारा एनसीटी का ही क्या है, काम है। वही सारे देखरेख करते हैं और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसके कुछ कार्य है, कार्य को भी हम देख लेते हैं। इसका कार्य है कि सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, जितने भी पाठ्यक्रम है उसका निर्धारित करना। दूसरा है न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना और उनकी चयन प्रक्रिया के संबंध में सलाह देना। यानी एक शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है वो निर्धारित करना, साथ ही उसके चयन की प्रक्रिया क्या होगी। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, ये सारा डिटेल्स यही देता है कौन, एनसीटी। उसके बाद शिक्षण शुल्क क्या होगा, अन्य शुल्क क्या होगा, छात्रवृत्ति सब क्या होना चाहिए, ये सब का निर्धारण कौन करता है, एनसीटी। शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य जो हो गया, नवाचार जो नए नए चीज़ों का प्रयोग होता है कि प्रयोग को बढ़ावा देना है और साथ ही शोध के स्तर को और क्या करना है, उन्नत करना। ये एनसीटी का कार्य है, यानी राष्ट्रीय शिक्षक या अध्यापक शिक्षा परिषद का कार्य। समझ गए? अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषताएं नहीं है। बार बार कह रहे हैं, नहीं जो ही आया उसको हमें क्या करना है, घेर देना है, राउंड लगा देना है, उसके बाद बाकी ऑप्शन को पढ़ना है। एक कह रहा है बुद्धि लब्धि जो आईक्यू है वो 25 से 70 के बीच में होना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना। तीसरा कह रहा है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। चौथा कह रहा अंतः व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। बताइएगा जरा, कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषताएं नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो है आंसर 4। जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। मानसिक मंदता कहने का मतलब है कि वह बच्चा मेंटली रिटार्डेशन में है, मेंटली रिटार्ड है, यानी बच्चे का जो बुद्धि है वो लो है, मंद बुद्धि का है। तो आप कैसे पहचानिएगा वो बच्चा मंद बुद्धि का है, इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सी उसकी विशेषताएं नहीं हो सकती है। एक कह रहा है कि बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि जो ही कम होगा तो इसका मतलब वो बच्चा क्या है, मानसिक रूप से मंद है। बी कह रहा है हमारा जो ऑप्शन है धीमी गति से सीखना, अगर बच्चा धीमी गति से सीख रहा है और दैनिक क्रियाकलाप जो है अगर वो भी नहीं कर पा रहा तो इसका बच्चा क्या, वो अर्थात ये बच्चा क्या होगा, मानसिक मंदता का शिकार होगा। अगर वो वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई का सामना कर रहा, वो अनुकूलित नहीं हो पा रहा, माहौल के साथ नहीं ढल पा रहा, इसका मतलब वो बच्चा मानसिक रूप से क्या होगा, ग्रस्त होगा, मानसिक मंदता वाले बच्चे होंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो कौन सी विशेषता नहीं है, अंतर संबंधों का कमजोर होना। ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा और इसलिए ये आंसर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है तो यही नहीं है, इसलिए ये आंसर सही है। समझ में आ रहा है ना, पूछ रहा है इसमें से कौन सा नहीं है तो यही आंसर नहीं है, इसलिए ये आंसर सही है। तो यहाँ पर बोल रहा अंतर संबंध, जो हम एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, अगर ये संबंध मेरा
किसी के साथ अच्छा संबंध नहीं रख पाते, लोगों के साथ हम अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहे, तो इसका मतलब हम मेंटली रिटार्डेशन वाले पर्सन होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 4। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। वैसे ही वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी से करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और देख रहे हैं क्वेश्चन 8 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, यहाँ पर लास्ट में है लिखा होगा। निःशक्त बालकों के की शिक्षा के लिए प्रावधान क्या किया जा सकता है, जो बच्चे निःशक्त है उसको किस तरह से शिक्षा हमें देना है। पहला है समावेशी शिक्षा द्वारा, दूसरा है मुख्य धारा में डालकर, तीसरा है समाकलन द्वारा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है, निःशक्त बच्चों के लिए हम जस्ट पढ़े थे इससे पहले कि निःशक्त बच्चों को हमें कौन सी शिक्षा देना है? समावेशी शिक्षा, यानी निःशक्त बच्चों को हमें रेगुलर स्कूल में ही डालकर हमें शिक्षा देना है, मुख्य धारा में डालकर ये ज़्यादा सही आंसर नहीं है। समाकलन के द्वारा भी सही आंसर, समाकलन का मतलब होता है बच्चे को हम सेपरेट करके शिक्षा दे रहे हैं, तो ये भी सही नहीं, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर कौन होगा? समावेशित शिक्षा द्वारा निःशक्त बच्चों को हम शिक्षा देंगे, किसके द्वारा? समावेशित शिक्षा के द्वारा। आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होगा, वो बच्चे प्रतिभाशाली, इस ऑप्शन को खोजना जिससे आपको पता चलेगा कि ये बच्चे प्रतिभाशाली तो होंगे ही नहीं। तो पहला ऑप्शन है आपको रचनात्मक विचार, दूसरा है दूसरों के साथ झगड़ना, तीसरा है अभिव्यक्ति में नवीनता, और चौथा है जिज्ञासा। बताइए जरा जल्दी से कमेंट कीजिएगा, 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। हो गया? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 2। बिल्कुल सही, आप लोग का जो कमेंट है वो एकदम सही है। तो आंसर नंबर 2 इसका एकदम सही है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो इसमें से कौन सा है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? तो अभी हम देख रहे हैं रचनात्मक विकार। जो बच्चे रचनात्मक होंगे वो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, ये बात फिक्स है। जो बच्चे रचनात्मक होंगे, रचनात्मक कहने का तात्पर्य होता है कि बच्चा खुद से कुछ चीज़ों को कर लेना। अगर बच्चे को आप सवाल दे रहे हैं, बच्चा इससे पहले वो सवाल कहीं नहीं देखा है, नहीं बनाया, फिर भी अपने दिमागों का इस्तेमाल करके उस सवालों को बना डालता है, तो इसका मतलब वो बच्चा क्या है? रचनात्मक है। मौलिक विचार आना, यानी उसके अंदर कुछ नया चीज़ों का जनरेट होना जो वो पहले से नहीं जान रहा था। रचनात्मक कहने का क्या मतलब होता है? जिसको हम लोग सृजनात्मक भी बोलते हैं। सृजनात्मक, रचनात्मक और सृजनात्मक दोनों एक ही शब्द है। सृजनात्मक भी हम लोग कहते हैं। कहने का मतलब जैसे अगर आप लोग बैठ के यहाँ सोच रहे हैं कि मान लीजिए अंतरिक्ष जाएंगे तो वहाँ तो ग्रेविटी है नहीं, पेन ले जाएंगे पेन रिस जाएगा, उसमें से कोई एक बच्चा खड़ा हुआ और बोल दे रहा है कि सर पेंसिल लेके चलेंगे वहाँ, तो इसका मतलब वो बच्चा क्या है? रचनात्मक विचार का। वो बच्चा क्या है? रचनात्मक विचार का है। क्या है? रचनात्मक विचार का, क्योंकि वो बच्चे के दिमाग में ये बात तुरंत आ गया। अगर वो बच्चा इससे पहले ये बात नहीं सुना होगा कि पेंसिल लेके जाएंगे तो लिख सकते, अगर वो बच्चा एकदम नहीं सुना और डायरेक्ट खड़े होकर आपको क्लास में बोल रहा, तो इसका मतलब वो बच्चा रचनात्मक विचार के होंगे, यानी सृजनात्मक बच्चे होंगे। अगर 3 के बाद देखें, 3 ऑप्शन को देखें तो इसमें लिखा अभिव्यक्ति में नवीनता। अभिव्यक्ति कहने का मतलब हुआ कि जो चीज़ हम प्रकट कर रहे हैं, आपके सामने जो भी बातों को रख रहे हैं उसमें एकदम नई बातें हैं, नवीन बातें हैं, कहीं का लिखा हुआ रटा हुआ चीज़ हम आपको नहीं बता रहे हैं। जैसे अगर आप कोई प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं और उसका आंसर हम अपने शब्दों में दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जो अभिव्यक्ति है उसमें क्या है? नवीनता है। नवीनता मतलब ओरिजिनलिटी है, मौलिकता है, हमारी मौलिक विचार है, हमारी अपनी बातों को हम रख रहे हैं वहाँ पर। और जिज्ञासा, ये बात फिक्स है कि जो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे उस बच्चे के अंदर जिज्ञासा होगी, किसी चीज़ को करने की चाहत होगी, लालसा होगी, वो चाहेगा हम ये काम को करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था आंसर नंबर 2, दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे नहीं झगड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन यहाँ जब ऑप्शन को देखेंगे उस ऑप्शन के अनुसार आपका जो आंसर है वो 2 नंबर आंसर ही एकदम सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगले प्रश्न हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 10 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन 10 है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? अभी आप जस्ट पढ़े, इसमें तो हमको ज़्यादा बताना ज़रूरत है नहीं, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया, ठीक है, बिल्कुल सही है जवाब।
डिसलेक्सिया आपका जो है वो पठन विकार से संबंधित है, आपको पढ़ने संबंधी जो विकार होती है वो कौन सा है, डिसलेक्सिया। गणितीय विकार क्या था, जल्दी से बताइए, गणितीय विकार क्या था, डिसकैलकुलिया, है ना। लेकिन पढ़ने संबंधी जो विकार है वो क्या है, डिसलेक्सिया। पठन विकार डिसलेक्सिया, मानसिक विकार ऐसा कुछ है नहीं। मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पढ़े थे। और व्यवहार संबंधी, जो व्यवहार अच्छे से नहीं करता वो तो आक्रामक बच्चे होंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आसान प्रश्न था, 11 देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नहीं है, 11 की तरफ आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को, विशेष आवश्यकता वाले बालक आखिर है कौन। तो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी प्रतिभाशाली छात्र, स्लो लर्नर यानी आपको पिछड़े बालक, जो मंद बुद्धि के जिसको कह सकते हैं, है ना, मंद बुद्धि के बालक, जो अधिगम अक्षमता से ग्रसित है, पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, है ना, बोलने में कठिनाई, पेन पकड़ने में कठिनाई, जो अधिगम अक्षमता से ग्रसित है, जो समाज के पिछड़े तबके के लोग होते हैं, जो समाज में बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो सब हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो इस बच्चों को हमें कैसे शिक्षा उपलब्ध करना चाहिए, हम कई बार आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, समावेशी शिक्षा के द्वारा हम इस बच्चे को शिक्षा देना। और समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सामान्य बच्चों के साथ ही तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही हमें इस बच्चों को शिक्षा देना होगा, सामान्य बच्चों के साथ ही उसे कक्षा में बैठाना होगा। किस प्रकार के बच्चे को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन है, प्रतिभाशाली हो गए, मंद बुद्धि हो गए, है ना, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हो गए, या शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे हो गए। शारीरिक अक्षमता मतलब वो बच्चे दिखाई नहीं दे रहा, किसी बच्चे को ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, कोई बच्चे पैर से दिव्यांग है ना, कोई बच्चे हाथ से दिव्यांग है। तो ये सारे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। और इस बच्चे को हमें विशेष विद्यालय में बिल्कुल भी नहीं भेजना। अगर आप विशेष विद्यालय में भेज रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हैं। तो इसको हमें सामान्य बच्चों के साथ ही उसके विशेष आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए शिक्षा देना। जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा 1 फ्लोर 1 पे चल रहा है, आपका कक्षा 1 जो है फ्लोर 1 पे चल रहा है, तो उसके लिए सीढ़ी नहीं, उसके लिए आपको इंक्लाइंड प्लेन की तरह बनाना होगा, ताकि जो बच्चे ट्राई साइकिल से आते हैं तो वो बच्चे आसानी से ट्राई साइकिल को ऊपर ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब उसकी विशेष आवश्यकताओं को भी हमने पूरा कर दिया और वो बच्चे आसानी से क्लासरूम तक भी पहुंच गए और हमें उसे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दे देना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा हमारा, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, बिल्कुल गलत है। विशेष विद्यालय तो हमको चाहिए ही नहीं, विशेष विद्यालयों में ये तो और नहीं होगा, और विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये हमको सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ, सामान्य बालकों के साथ ही हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा देना है। इसी को तो हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। उसके विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, यानी उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हुए हमें शिक्षा देना। ठीक है, उसको पूरा करते हुए हमें शिक्षा देना। अब आते हैं अगले प्रश्न, इसमें क्लियर हो गया ना सारा। आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 12 है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है। एक विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान है। तो आप, ऑप्शन ए है, उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे। ऑप्शन बी है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। ऑप्शन 3 कह रहा है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित यानी मोटिवेशन करेंगे। और ऑप्शन 4 कह रहा है, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह क्या है, बुद्धिमान है। जरा आंसर कीजिएगा आप लोग, इसका सही आंसर क्या है। आप देखते हैं कि एक बच्चा बुद्धिमान है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो, इसका सही आंसर है आंसर 3 यानी ऑप्शन 3। एक में कह रहा उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर एक बच्चा बुद्धिमान है आपकी कक्षा में तो उसको सभी छात्रों से हमें संतुष्ट करने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बच्चे को हमें बाकी बच्चों के साथ उसको क्यों संतुष्ट करेंगे, उसको क्यों कहेंगे कि ये बच्चा बुद्धिमान है। ठीक है, बाकी बच्चों को हमें पढ़ाना है, बाकी बच्चों को हमें उस बच्चों से क्यों कंपेयर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगला ऑप्शन है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ये तो नहीं देंगे, ये तो और गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 3 कह रहा हमारा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है, मतलब वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है बच्चा, जैसे वो सीख रहा है बच्चा, हमें वैसे ही उसको क्या करना है, मोटिवेट करते रहना है बच्चे को हमेशा।
मोटिवेटेड रखेंगे, ताकि वह बच्चा सीखने के प्रति और भी जिज्ञासित रहे, बच्चा सीखने के प्रति और उसके अंदर लालसा रहे और बच्चा आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे सीखते चले जाएंगे। तो उसकी प्रगति, जैसे वो आगे आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, वैसे ही हम उसको मोटिवेट करते रहेंगे। ये ज़्यादा सटीक आंसर, अगर इस सारे ऑप्शन को देखें ना, ऑप्शन 3 ज़्यादा सटीक आंसर है। और ऑप्शन 4 की बात कर रहा है कि उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। बिल्कुल, उसके अभिभावकों को हमें क्या बताना है, हमें तो बच्चे के बारे में जानना है कि बच्चे किस तरह से आगे बढ़ेंगे। एक अध्यापक का काम है कि बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 13 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन 13 हमारा कह रहा है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, जाने नहीं है, ये जानने होगा, ठीक है, गलती से मिसटाइप हो गया है, जानने होगा ये, कि यहाँ पर लिखा है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता किस प्रकार के बच्चों में होगी? प्रतिभाशाली बालकों में, ऑप्शन 1 कह रहा, ऑप्शन 2 कह रहा सामान्य बालकों की, ऑप्शन 3 कह रहा सृजनशील बालकों की, और ऑप्शन 4 कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अच्छा सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला ऑप्शन भी है। ज़रा आप लोग इसका आंसर कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषताएं होती है। किस प्रकार के बालकों में यह विशेषताएं होती है? कमेंट कीजिएगा जल्दी से। देखिए, इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 3, सृजनशील बालकों की। सृजनशील बालकों की। अब जानिए ये सृजनशील बालक क्या होते हैं और प्रतिभाशाली बालक। आपका कन्फ्यूजन ऑप्शन 1 और 3 में हुआ होगा, और समझते हैं ऑप्शन 1 और 3 के बारे में। प्रतिभाशाली छात्र, देखिए यहाँ पर जो बच्चे सृजनशील होंगे, सृजनशील का मतलब क्या होता है जस्ट बताएं, उसके अंदर मौलिक विचार आए। जो बच्चे सृजनशील होंगे वो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन जो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो बच्चे सृजनशील होंगे ही। समझ रहे हैं ना कि सृजनशील जो बालक हैं वो प्रतिभाशाली होंगे, ये बात फिक्स है। अगर हम इसको वेन डायग्राम बनाएं, अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। जो बच्चे मान लीजिए सृजनशील है, जो बच्चे सृजनशील है वह बच्चे प्रतिभाशाली होगा ही होगा। सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होगा, लेकिन प्रतिभाशील बालक जो है ना वो सृजनशील नहीं होगा। अगर इसका वेन डायग्राम बनाए तो इस तरह से मान लीजिए प्रतिभाशाली बालक का एक डायग्राम है और इसके अंदर हम सृजनशील दे रहे हैं। सॉरी, ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो सृजनशील होंगे, लेकिन जो सृजनशील छात्र हैं, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, वेन डायग्राम में सृजनशील को इसमें रखिए और प्रतिभाशाली को अंदर रखिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे सृजनशील हैं वो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे ही होंगे, लेकिन जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वह बच्चे क्या होंगे, सृजनशील होंगे। यानी कि ये बच्चे सृजनशील होंगे इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन ये बच्चे सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होंगे ये बात की पूरी गारंटी है, इस बात की गारंटी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि प्रतिभाशाली छात्र जो किसी कार्य के प्रति उत्सुक रहता है, तेज़ी से कार्य कर लेता है, आप उसको जैसे जैसे क्लास में पढ़ाते हैं उससे पहले से वो पढ़कर बैठा रहता है, वो प्रतिभाशाली छात्र है। लेकिन जो बच्चे सृजनशील हैं वो बच्चे समस्या के अर्थ को जान पाता है कि क्या समस्या है, उसका हल कैसे होगा, ठीक है, अपने अंदर मौलिक विचार लाता है, वातावरण में क्या दोष है, क्या कमी है, इस सब के प्रति वो समझ सकता है, उसके प्रति सजग रह सकता है, उसको कैसे निवारण करेंगे यह भी यह बच्चा समझ सकता है। तो सृजनशील जो बालक हैं वही बच्चे जो है समस्या के अर्थ को समझने की योग्यता रख सकता है, न कि प्रतिभाशाली छात्र, ठीक है। प्रतिभाशाली छात्र इसलिए यहाँ आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने आपको कई बार बोला कि प्रतिभाशाली छात्र जो है वह सृजनशील होंगे ये पूरी गारंटी नहीं है, लेकिन जो बच्चे सृजनशील होंगे वो प्रतिभाशाली होंगे, इस बात की पूरी सत्यता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर था आंसर नंबर 3। और सृजनशील का मतलब ही होता है कि आप अपने कमियों को जान रहे हैं, आप अपने दोषों को जान रहे हैं, आप अपनी वीकनेस जान रहे हैं, आप अपना स्ट्रांग पॉइंट जान रहे हैं, इस सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, आंसर नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 हमारा क्या कहता है और आप लोग भी इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विशेष शिक्षा किससे संबंधित है। जस्ट इसके बारे में थोड़ा देर पहले कुछ क्वेश्चन थे 5-6 नंबर, उसमें चर्चा हुई थी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से,
पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। बताइए, विशेष शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, आपको कई बार बोले, आप लोग ज़रा कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2। हम क्या बोले कि जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं ना, यहाँ पर जो ऑप्शन को आप देख रहे हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, उसमें से सबसे सटीक आंसर ऑप्शन 2 को जाता है, क्योंकि वो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। उस बच्चों को कुछ चुनौती वाला होमवर्क देना होगा, ताकि वो बच्चे उस होमवर्क को करने में ज़्यादा समय लगाएंगे। अगर आप सामान्य बच्चों की तरह ही उसको होमवर्क दे दीजिएगा तो वो बच्चा 2 मिनट में उस होमवर्क को करके बैठ जाएगा, फिर से वो दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाएगा, दूसरे के साथ इधर उधर करने लगेगा। तो प्रतिभाशाली जो छात्र, तो उसमें कुछ कमियां भी होती है, हम आने वाले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे भी। तो हमें इस बच्चे को कुछ विशेष शिक्षा दीजिए, यानी उसको अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से कभी भेंट मुलाकात कराइए, उनसे कुछ क्वेश्चन सवाल करवाइए, ताकि वो बच्चे उस चीज़ पर सोचे, उस चीज़ को करने के लिए मजबूर रहे, है ना। उसके अंदर काफ़ी समस्या समाधान उसको करने पड़े, तब जाके उसका सही जवाब उसे मिल पाए। तो ये बच्चे अगर कार्य में इन्वॉल्व रहेंगे, तभी हम जो है इस बच्चों को कक्षा में मतलब पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। विशेष शिक्षा हम उस बच्चे को ही देंगे, प्रतिभाशाली जो भी विद्यार्थी है उसको ही देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर आगे ऑप्शन की बात करें तो विद्यार्थियों की शिक्षा से ऐसा कुछ नहीं है, है ना। अध्यापकों का तो है ही नहीं, पिछड़ी बुद्धि को तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। असंगठित घर से जो बालक आते हैं वो सबसे अधिक, असंगठित घर कहने का मतलब हुआ जिस बच्चे के घर में सही तरीके से संगठित रूप से कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, घर का माहौल ख़राब है, घर में हमेशा झगड़ा होता है ना, घर के लोग किसी और काम में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं, असंगठित घर उसी को कहते हैं। तो इसमें आने वाला जो भी बालक है वो सबसे अधिक कठिनाई, सबसे अधिक कह रहा है, देखिए यहाँ पर अधिक कठिनाई किस क्षेत्र में अनुभव करेगा, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है स्वयं पाठ को तैयार करने में, ऑप्शन बी कह रहा है स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन 3 कह रहा है रोजगार के संदर्भ में, ऑप्शन 4 कह रहा है अभ्यास पुस्तिका में। इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी स्वतंत्र अध्ययन में। यह बच्चा को स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने में समस्याएं होगी, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह बच्चा जो ही अध्ययन करने के लिए बैठेगा तो बगल में झगड़ा होने लगा, है ना, या कोई कार्य में लोग इन्वॉल्व है तो उस बच्चे को इन्वॉल्व कर दिए कि आप ये कार्य कीजिए, है ना, उसको पढ़ने के प्रति उतना ज़्यादा नहीं बोला जाता है, तो वो बच्चे अपना घर के काम में लग गए। तो ये बच्चा मुख्य रूप से अनुभव, जो कठिनाई का अनुभव करेगा वो स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने में। रोजगार के संदर्भ में तो ऑप्शन होगा ही नहीं, अभ्यास पुस्तिका का कोई बात ही नहीं है। स्वयं पाठ को तैयार करने में, देखिए पाठ तैयार करना थोड़ा इजी भी है, वो बच्चा अगर बैठ के पाठ तैयार कर लेगा, लेकिन अध्ययन करने में ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि आपको अध्ययन करने के लिए आपके माइंड को भी कंसंट्रेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप पाठ तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए उतनी कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है जितनी कंसंट्रेशन आपको अध्ययन में लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो इसका सही और सटीक आंसर है वो है आंसर नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है। चलते हैं क्वेश्चन 16 पर। बोल रहा है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। अनपढ़ माता पिता के बच्चों को, आप बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं। अनपढ़ माता पिता कहने का मतलब है कि वो जो माता पिता है उसके, वो अनपढ़ है, वो कुछ पढ़ नहीं सकते। हाँ, बोलते तो जरूर होंगे ना, वो जनरली अपनी मातृभाषा में ही बोलेंगे। कहने का मतलब अगर आप मान लीजिए तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो आपकी मातृभाषा तमिल होगी, आप तो कम से कम तमिल तो ज़रूर बोल लेते होंगे, है ना। भले आप उसको पढ़ नहीं पाते होंगे लेकिन बोल तो लेते होंगे। अगर मान लीजिए आप बिहार से हैं तो बिहार में जनरली हिंदी चल रहा हो, या ठेठी, या मगधी, या भोजपुरी, है ना, या मैथिली, तो वो भाषा अगर उसकी माता पिता अनपढ़ भी है तो उसके माता पिता कम से कम क्षेत्रीय भाषा जो भी होंगे वहाँ वो तो बोल लेता होगा। अब उस बच्चे को कैसा भाषा सीखेगा, वो बच्चे भी मम्मी पापा जैसे बोलेंगे, उसके पेरेंट्स जैसे बात करेंगे, बच्चा भी वही भाषा सीखेगा ना, बच्चा भी तो वही भाषा बोलेगा ना। तो ऐसे बच्चे को हमें क्या सिखाना, अंग्रेजी सिखाना है। तो उस बच्चे को हमें अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे, जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन हम समझा दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है, 1 नंबर कह रहा है कि आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे। ऑप्शन 2 कह रहा है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। ऑप्शन 3 कह रहा है आप बच्चों को मातृभाषा, ये मात्र नहीं है, ये यहाँ पर मातृभाषा है, मातृ बोलते हैं, मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे।
ऑप्शन 4 कह रहा है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा सोचिए और जवाब दीजिए। जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर 4। कौन सा है? 4। अब समझिए यहाँ पर हम उस बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? अंग्रेजी। मान लीजिए आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आपकी मातृभाषा भोजपुरी है, आपकी मम्मी पापा ने आपको भोजपुरी सिखा दिया है ना, या फिर आपकी मातृभाषा हिंदी है, आपके मम्मी पापा ने आपको हिंदी सिखा दिया है ना, आप तो घर में हिंदी यूज करते हैं मम्मी पापा, तो आप भी हिंदी तो सीख जाएंगे। अब आपको अंग्रेजी सीखना है, तो ऐसे बच्चे को एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि उसको मातृभाषा की सहायता से हम उसको अंग्रेजी में पारंगत करें, ना कि हम उससे अंग्रेजी में बात करेंगे। अंग्रेजी में बात करेंगे वो बच्चा कुछ भी नहीं समझेगा, बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर, ये तो और नहीं आंसर होगा। मजबूर करना ये एकदम गलत है। मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये क्या है? ये तो गलत है। आप बोलिएगा बच्चे आप मातृभाषा यूज मत कीजिए, अंग्रेजी की कक्षा आपको अंग्रेजी इस्तेमाल करना होगा, नहीं, ये एकदम गलत। आप उस बच्चे को मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाइए। जैसे आप उस बच्चे को बता रहे हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, तो बच्चे को हिंदी में भी बताइए कि राम बाजार जा रहा है। बच्चा तो समझ गया हिंदी ना कि राम कहाँ जा रहा है, बाजार, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राम इज गोइंग टू मार्केट। अगर बच्चे को हम बार बार कह रहे हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, बच्चे के दिमाग में कुछ भी नहीं हटेगा, कुछ भी हटेगा बिल्कुल नहीं आएगा कि सर बोल क्या रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे को तुरंत हम बोल दिए हिंदी में कि राम बाजार जा रहा है, तो आप एक बार में वो बच्चा समझ जाएगा राम इज गोइंग टू मार्केट होता है उसका इंग्लिश। और अगले बार से बच्चा, वो अगर कोई भी घर से मार्केट जा रहा है, अगर उसकी बहन मान लो उसकी बहन का नाम गीता है, तो बोलेगी गीता इज गोइंग टू मार्केट, मतलब गीता बाजार जा रही है। तो बच्चा अंग्रेजी धीरे धीरे मातृभाषा की सहायता से सीख जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 को। 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, वह कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? एक बाह्य कारक का नाम बताना। बाहरी कारक जो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। पहला है भावना और मनोभाव, दूसरा है संस्कृति और प्रशिक्षण, तीसरा है बालक का दृष्टिकोण, चौथा है लक्ष्य और प्रयोजन। बाह्य कारक बताना है जो बच्चे को रुचि लेने से रोकता है। बाह्य कारक, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बताना है। बाह्य, आप ध्यान रखिएगा, कुछ एक कारक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य, तो बाह्य कारक आपको बताना। और इसमें आपको सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2, संस्कृति और प्रशिक्षण। यह एक बाह्य कारक है। अगर बाकी चीज़ों को देखेंगे तो लगभग बाकी चीज़ आपको आंतरिक कारक ही मिलेगी। भावना या उसका जो मनोभाव है, जो जज्बात है, वो उसका आंतरिक होगा। बालक का दृष्टिकोण, ये उसका आंतरिक होगा। लक्ष्य, अगर बालक कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ तो वो अपना लक्ष्य बना लिया कि हमें वो चीज़ करना, ये रुचि लेने से लक्ष्य नहीं रोक सकता उसको, है ना। अगर मान लीजिए आपको टीचर बनना है तो आप टीचर बनने के लिए प्रयास कीजिएगा, आप मेहनत कीजिएगा उसके लिए पढ़िए, क्योंकि ये आपका क्या है, अपना खुद का इंटरेस्ट है, आपकी जो रुचि है, जो आपका लक्ष्य शिक्षक बनना, ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। आप आंतरिक कारक है ये आपका, जो आपको टीचर बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। और टीचर बनने के लिए प्रेरित कर रहा तो आप क्या करेंगे? सीटेट की एग्ज़ाम देंगे, है ना, सीटेट पास करेंगे, टीचर की ज्वाइनिंग आएंगी तो उसमें आप आवेदन करेंगे, फिर आप टीचर बन जाइएगा। ये तो आपका, चलिए, आंतरिक रूप से आप एकदम अभिप्रेरित है कि हमें शिक्षक बनना। लेकिन जो संस्कृति या फिर जो हमारा प्रशिक्षण है या हमारा बाह्य कारक है जो हमें रुचि लेने से रोकला। मान लीजिए अगर आपका प्रशिक्षण गलत तरीके से किया गया और कक्षा में कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा, तो आप रुचि ही नहीं लीजिएगा, आप इंटरेस्ट ही नहीं लीजिएगा, आपको पढ़ने में खुद रुचि ही नहीं आएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन 18 है, कमजोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन के बालक से क्या तात्पर्य है? कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य? एक कह रहा ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। 2 कह रहा ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं होगा लास्ट में। 3 कह रहा है आपको यहाँ पर कि ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। और चौथा कह रहा है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। इसका सही आंसर जरा कमेंट कीजिएगा,
आसान सा प्रश्न है, अच्छे से अगर ऑप्शन को पढ़िएगा तो आप बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से आप इसका आंसर कीजिए। आप लोग जल्दी से कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर 4, ऑप्शन 4। देखिए कमज़ोर वर्ग, एक अगर ऑप्शन पढ़ रहे हैं ये भी बिल्कुल सही है ना। अगर 2 ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं तो ये भी ऑप्शन कह रहा है सही है। ऐसे लोग जो बालक, ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं। ऑप्शन 3 भी देखिए गरीबी रेखा से नीचे। लेकिन जब ऑप्शन आप 4 पढ़ते हैं तो ये ऑप्शन में स्पष्ट और क्लियर सारी बातों को लिख दिया है। अब जरा गौर से पढ़िएगा, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय, जो सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि इससे अगर कम आपकी वार्षिक आय है तो आप कमजोर वर्ग के हैं, वीकर सेक्शन के पर्सन है ना। तो ये ज़्यादा सटीक और सही आंसर है, इसलिए इसका सही आंसर कौन होगा? 4। इसमें ज़्यादा बताना नहीं है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है हमारा, पिछले बालक, पिछले नहीं है एक्चुअली, ये पिछड़े लिखा होगा, पिछड़े, ध्यान दीजिएगा, पिछड़े, पिछले नहीं है, ये कौन सा है? पिछड़े। तो पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, है ना, जिसकी सीखने की गति धीमी हो, जिसकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के से कम हो, 80-90 से कम हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। तो पिछड़े बालक कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और लास्ट ऑप्शन है आपका बुक सभी, जल्दी से कमेंट बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। यानी पिछड़े बालक कहने का मतलब होगा जिसकी सीखने की गति धीमी है। तो ऑब्वियसली जो बच्चा धीमी गति से सीख रहा है सामान्य बच्चों की अपेक्षा, तो बच्चा पिछड़ा बालक होगा। जिसकी बुद्धि लब्धि अगर कम है तो बच्चा पिछड़ा बालक होगा। और जो बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, सही तरीके से आप अगर स्वस्थ नहीं है तो आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए आपका एक दिन बुखार लग गया तो आप पढ़ पाइएगा? मन दूसरे दिन की अपेक्षा तो मन कम लगेगा। तो इसका मतलब आप सीखने की गति आपकी धीमी हो गई। अगर आप बराबर बीमार रहते हैं तो आप पिछड़े बालक की श्रेणी में आ जाइएगा, है ना। और सही तरीके से आप वातावरण में समायोजित भी नहीं कर पा रहे हैं, आप असहज महसूस करते रहते हैं हमेशा वातावरण में। तो ये सभी बालक हमारा जो है वो क्या होगा? पिछड़े बालक की श्रेणी में आएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगले प्रश्न क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आसान है, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन हमें पढ़ना भी नहीं, आप लोग पढ़िए और कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड का समय दे रहे, इतना इजी प्रश्न। अभी ये कई बार इस प्रश्न के बारे में हमने चर्चा कर दिया है इस वीडियो में। इसमें है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया है क्या? पढ़ने में अक्षमता है, सीखने में अक्षमता है, लिखने में अक्षमता है, सुनने में अक्षमता है। डिस्ग्राफिया का मतलब है कि बच्चे को लेखन संबंधित विकार होगा, लिखने में समस्या होगा, इसलिए हम इसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। पढ़ने में अक्षमता होगा तो डिसलेक्सिया होगा, डिस्ग्राफिया क्या होगा? लिखने की अक्षमता। तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कि डिस्ग्राफिया लिखने में अक्षमता होती है। इसमें ज़्यादा हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कई बार आपको चर्चा कर दिया है कि जो लिखने में अक्षमता होता है, जैसे अगर बच्चे को पी कहिए लिखने तो बच्चे क्यू की तरह लिख देगा। कभी कभी बच्चे बी को इस तरह से बी लिख देगा, कभी बच्चे को 7 बोलेंगे लिखने तो बच्चा 7 कुछ इस तरह से लिख देगा, बच्चा 7 कुछ इस तरह से लिख देगा। तो ये सारे बच्चे डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आते हैं, जिसको लिखने संबंधित समस्याएँ होती है। ठीक है, और हमारा आज ये 20 प्रश्न का डिस्कशन हो गया। ठीक है, अगले दिन हम पुनः 20 क्वेश्चन के आसपास डिस्कशन करेंगे। प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलता रहेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हमने 20 क्वेश्चन किया। कैसा लगा आपको यह वीडियो देखकर एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको और क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी एक बार कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको उस सब चीज़ों का वीडियो ला कर दे सकें, आपको बता सकें, आपको समझा सकें। ठीक है, ताकि आप पढ़ें, है ना, और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अगला स्लाइड्स है। अगले स्लाइड्स में दिया गया है हमारा कुछ सोशल मीडिया भी है, उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम से भी आप हमें जुड़ सकते हैं। सौर्या सीटेट एकेडमी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर फेसबुक पर बात करें तो फेसबुक पर भी हमारा पेज है ना, उसका जो आईडी है वो है @सौर्या सीटेट एकेडमी। आप SCT एकेडमी के नाम से हमारे फेसबुक पेज भी है, आप हमें जाके वहाँ लाइक कर लीजिए।
टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको जितने भी PDF होंगे, जो ज़रूरी नोट्स होंगे, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर समय समय पर मिलती रहेगी। और हमें यूट्यूब चैनल, जहाँ आप यह वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें वहाँ ज़रूर नीचे वाले बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर लीजिए और एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंच जाए। ठीक है, अगले दिन हम पुनः आप सभी से रूबरू होते हैं, पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल हमेशा करें। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।